हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। आप सभी का स्वागत है। हम जो यहाँ पे वीडियोज अभी देख रहे हैं वो है क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। सब्जेक्ट है एसएसटी और उसका पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। जो पार्ट जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है वो है ज्योग्राफी, भूगोल। तो जो हम पहला लेसन स्टार्ट कर रखे हैं दो पिछले वीडियोज में, उसके कुछ पॉइंट्स कुछ टॉपिक्स हमने पहले क्लियर कर लिए हैं। अब उससे आगे के जो टॉपिक्स हैं या जो पॉइंट्स हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इससे पहले हमने देखा कि इंडिया के अंदर लैंड यूज पैटर्न जो है वो क्या है, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर ली है। अब देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षरण एंड कंजर्वेशन मेजर्स, उसके संरक्षण के उपाय। जमीन जो है या भूमि जो है उसकी ग्रेड में या उसकी क्वालिटी में या उसकी फर्टिलिटी में जो कमी आ रही है, उत्पादकता में जो कमी आ रही है, उसके बारे में वो जो प्रॉब्लम है वो कितनी सीरियस है और उसको हम किस तरह से संरक्षित या कंजर्व कर सकते हैं। वो जो भी पॉसिबल मेजर्स होने वाले हैं, जो उपाय होने वाले हैं, उनके बारे में इस टॉपिक के अंदर अपन स्टडी करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग कंट्रीब्यूटेड इन लैंड डिग्रेडेशन। ये तो रीजन्स हो गए जो भूमि का क्षरण करते हैं या अवक्रमण करते हैं, मतलब उसकी क्वालिटी में या उसकी फर्टिलिटी में कमी करते हैं। क्या क्या है? डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई या पेड़ों की कटाई भी बोल सकते हैं आप उसको। ओवर ग्रेजिंग, जितनी लिमिट है या सीमा है उससे ज़्यादा पशुओं का चरना या उनकी चराई। माइनिंग, खनन कार्य। और क्वेरिंग, मतलब जो इलीगल मिनरल्स को निकाला जाता है उसके लिए क्वेरिंग वर्ड जो है वो यूज हुआ है। कंट्रीब्यूटेड यानी पार्टिसिपेट करते हैं या अपना योगदान देते हैं भूमि क्षरण में। तो ये कुछ मेजर रीजन्स हैं जिसके कारण से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब मेजर्स टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, जो हम उपाय कर सकते हैं या जो विकल्प है हमारे पास में, ऑप्शंस हैं लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के, उन वो कौन कौन से हैं देखिए। पहला जो हम मेजर या जो ऑप्शन है वो पिक कर सकते हैं वो है एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना या वनों की जो एरिया है, फॉरेस्ट एरिया जो है उसको इंक्रीज करना। फिर उसके बाद में सेकंड ऑप्शन जो है वो है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के लिए शेल्टर बेल्ट्स बेल्ट्स का निर्माण करना या उनको लगाना, जिससे कि जो फॉरेस्ट एरिया या जो ग्रीन एरिया है वो इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपने पास में वो है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, आवश्यकता से ज़्यादा या लिमिट से ज़्यादा जो ग्रेजिंग है या चराई जो है पशुओं की, उसको नियंत्रित किया जाए। और ऐसे एरिया में तो बिल्कुल नहीं कराई जाए जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे तो बिल्कुल भी ग्रेजिंग को बैन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेज, जो रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स जो हैं जो कि मोस्टली डेजर्ट में, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनको स्टेबलाइज करना, मतलब उनको आगे बढ़ने से रोकना, स्थिर करना, एक जगह पे रोक देना, आगे नहीं बढ़े, जिससे कि डेजर्ट एरिया जो है वो इंक्रीज हो। तो वो कैसे कर सकते हैं? सैंड ड्यून्स को या रेत के टीलों को कैसे रोका जा सकता है? जब हम कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो, थॉर्नी बुशेज का मतलब कांटेदार झाड़ियाँ, ऐसी झाड़ियाँ जो कांटेदार हों या घनी झाड़ियाँ हों, कांटेदार झाड़ियाँ, उनको उगाकर सैंड ड्यून्स को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स, जो बेकार भूमि है, वेस्टलैंड्स जो है उनका उचित या नियमित प्रबंधन करें, मतलब उनका सही तरीके से यूज किया जाए। जैसे हाउसेज, रोड्स, इनके लिए जो एग्रीकल्चरल लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है उनका यूज नहीं करके वेस्ट लैंड का, जहाँ पे कुछ भी उग नहीं सकता है या जो भूमि एग्रीकल्चरल यूज के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, उस लैंड का या उस भूमि का ज़्यादा यूज किया जाए डेवलपमेंटल वर्क के लिए, एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट लैंड को छोड़ के। तो वो होता है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट। नेक्स्ट और लास्ट जो अपन मेजर या जो ऑप्शन पिक कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए वो है कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, जो खनन गतिविधियां हैं। माइनिंग का मतलब जो खाने बनाई जाती हैं या पत्थर मिनरल्स निकाले जाते हैं, उन एक्टिविटीज पर नियंत्रण करके, इलीगल माइनिंग को बिल्कुल बैन करके, और जो लीगल माइनिंग है उस पर भी, वो भी आवश्यकता से या नेसेसिटी से ज़्यादा नहीं हो, इस पर नियंत्रित या कंट्रोल करके हम लैंड डिग्रेडेशन जो है, भूमि का क्षरण जो है, उसको रोक सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है उसमें हमने पढ़ा कि किस कारण से भूमि की जो फर्टिलिटी है या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता जो है वो कम हो रही है, और उसको रोकने के लिए या उसको भूमि का जो ग्रेड है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से मेजर्स या जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास में है जिनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सोइल एज ए रिसोर्स, मिट्टी एक संसाधन के रूप में। सोइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, मिट्टी जो है वो एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स संसाधन, रिन्यूएबल नवीकरणीय, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण, मोस्ट यानी सबसे अधिक, मतलब अत्यधिक।
इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। अब जो सोइल है वो क्या करती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पौधों की वृद्धि का माध्यम है, मीडियम है। सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो जीवित अलग अलग प्रकार के जो जीवित प्राणी हैं उनके जीवन को सहारा, सपोर्ट प्रदान करती है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। उनके लिए फूड की व्यवस्था करती है, अलग अलग टाइप से वो उसको हेल्प करती है सोइल, किसको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं उन सभी के जीवन को ये सपोर्ट करती है सोइल। अब सोइल जो है उसका क्लासिफिकेशन क्या है, या जो उसका वर्गीकरण है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है जो धरती पे पाई जाती है, और उनको किस किस नाम से जाना जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सोइल फॉर्मेशन, मिट्टी के बनने के आधार पर, या ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारक जो जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं मिट्टी की फॉर्मेशन बनाने के लिए, उनके आधार पर या उनके बेसिस पे। उसके अलावा मिट्टी का कलर, टेक्सचर, उसकी बनावट, एज मतलब उसकी उम्र, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर जो रासायनिक और भौतिक तत्व हैं, या उसका जो अलग अलग चीज़ों का जो मिश्रण है उसके अंदर, जो कि भौतिक हैं, फिजिकल हैं और केमिकल हैं, उनके आधार पर, उनके बेसिस पे द सोइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स। भारत की जो मिट्टी है वो अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत की गई है। अब जो क्लासिफिकेशन किया गया है सोइल का, उसके पीछे है सोइल का फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे मिट्टी को या सोइल को क्लासिफाइड किया गया है, स्पेशली इन इंडिया। तो फर्स्ट जो टाइप है इसका, ये जो आपको दिख रहा है एलुवियल सॉइल्स, इसको हिंदी में जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ का मतलब जो जल से भरी हुई हो, जिसके अंदर वाटर परसेंटेज ज़्यादा हो, जिसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो, जो मोइस्ट हो, वो कहलाती है एलुवियल सॉइल। तो ये जो है एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स, संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है जहाँ पे नदियों के प्लेन एरियाज बने हुए हैं उत्तर भारत के अंदर, आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। वो सारे के सारे क्या हैं, जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा हो। ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, particularly in the deltas of the Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri rivers। इन प्लेन्स के अलावा, नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा, ये जो एलुवियल सॉइल है वो कहाँ कहाँ और मिलती है, जो ईस्टर्न पूर्वी तटीय मैदान है, कोस्टल यानी तटीय, तट के किनारे, प्लेन्स यानी मैदान, विशेष रूप से जो डेल्टा एरिया है, जो डेल्टा क्षेत्र है, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा और कावेरी, ये चार नदियों के जो डेल्टाज है, वहां पर के जो मैदान है, कोस्टल प्लेन्स जो है, वहां पर भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। किसके अलावा, नॉर्दर्न प्लेन्स के अलावा। सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन में, और फिर इसके अलावा भारत में जहाँ पे ये मिट्टी एलुवियल सॉइल पाई जाती है वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के जो कोस्टल प्लेन्स हैं, जो डेल्टा से क्रिएट होते हैं, इन रिवर्स के जो डेल्टाज हैं उनसे जो क्रिएट होते हैं, वहां पे पाई जाती है। इनकी जो स्पेशल फीचर्स हैं इस मिट्टी के, क्या क्या गुण होते हैं इस सोइल के अंदर। फर्टाइल सोइल, ये एक उपजाऊ मिट्टी है, देयरफॉर फिट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इसलिए ये एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए या कृषि कार्यों के लिए या कृषि उद्देश्य के लिए बिल्कुल फिट है, उपयुक्त है, क्योंकि इसकी फर्टिलिटी जो है, उपजाऊपन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड जो इसका फीचर है वो है रीजन्स ऑफ एलुवियल सोइल आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। एलुवियल मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी जहाँ पे पाई जाती है, वो जो क्षेत्र है वो अत्यधिक कृषि योग्य होते हैं, या कृषि जहाँ पे की जाती है, एक्चुअली जो की जाती है। एग्रीकल्चरल लैंड तो वो है ही है, लेकिन वहाँ पे प्रैक्टिस में है एग्रीकल्चर बहुत अधिक इंटेंसिवली और डेंसली पॉपुलेटेड। अब क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ज़्यादा होती हैं, फूड आइटम ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो बहुत अधिक अधिक या सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। इस मिट्टी के अंदर कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। ये तीन मिनरल्स होते हैं इसके अंदर, पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम, चूना पत्थर, विच आर आइडल, जो कि आदर्श है, फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, गन्ने की फसल के लिए। पैडी मतलब धान, राइस जो होता है वो पका हुआ होता है, जब चावल पक जाता है उसको राइस कहते हैं, और जब वो उसका पौधा होता है उसको कहते हैं पैडी या दाल। वीट यानी गेहूँ, एंड अदर सेरेरल एंड पल्स क्रॉप्स, सेरेरल यानी अनाज वाली जो फसलें होती हैं, और पल्स का मतलब होता है दलहन, दलहन वाली फसलें जिनसे दालें बनती हैं। तो ऐसी फसलों के लिए ये जो मिट्टी है वो बहुत अधिक यूजफुल होती है। ठीक है, तो ये जो एलुवियल सॉइल है, ये इसके फीचर्स हो गए। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है वो आपको पता चल गया कि भारत के अंदर या भारत के मैप में कहाँ कहाँ मिलेगा। जैसे ये भारत का मैप है, ये साउदर्न एरिया है, तो जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है यहाँ पे इन नदियों के जो डेल्टाज है वहाँ पे पाई जाती है। और उसके अलावा ये जो सेंट्रल इंडिया है या जो प्लेन एरिया है, जो कि हिमालयन रीजन से आने वाली नदियों के कारण से बनता है, तो वहाँ पे एक तो यहाँ मिलेगी, और ईस्टर्न कोस्टल एरिया की जो चार नदियाँ हैं जिनका नाम आपने अभी देखा, उनका जो डेल्टा एरिया है वहाँ पे, मतलब जो रिवर है वो ओशियन या सी में जाने से पहले एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, उसको डेल्टा कहते हैं। वहाँ पे ये जो मिट्टी है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है।
तो ये हो गई एलुवियल सॉइल। अब चलते हैं ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की तरफ। ब्लैक इन कलर, ये जो मिट्टी है वो रंग में काली होती है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक सॉइल है। एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, और इसको रेगर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका मतलब आप उसको कह सकते हैं उपनाम है या दूसरा नाम है ब्लैक सॉइल का। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, रुई या कपास उगाने के लिए सबसे बेस्ट है कॉटन। एंड इट ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसका जो मिट्टी का नाम है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन की क्रॉप ज्यादा होती है तो इसका एक और नाम दे दिया गया है ब्लैक कॉटन सॉइल। फाउंड इन द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। फिर से मैं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ऑल्सो अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज, और उसके साथ साथ कृष्णा और गोदावरी की जो घाटियां हैं वहां पे भी ये मिट्टी पाई जाती है। और जो प्लेटू पठारी भाग है उसमें ये मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्लेरी मटेरियल, और इसके अंदर ये बहुत ही अधिक जो कलात्मक या जो चिकनी मिट्टी वाला जो मटेरियल है उससे बनी होती है। वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, और इसकी जो सबसे बड़ा फीचर होता है वो होता है कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, नमी को या आर्द्रता को बनाए रखना लंबे समय तक। इसके लिए ये मिट्टी बहुत अधिक जानी जाती है या पहचानी जाती है, आइडल है उसके लिए मॉइस्चर को होल्ड करने के लिए। रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास एंड लाइम। लाइम, चूना पत्थर, पोटास, मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो मिनरल्स हैं वो इस मिट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो दो मिट्टियों के प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए, एलुवियल सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। आज का वीडियो बस इतना ही। बाकी के जो सॉइल्स के टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये जो आज हमने पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा, जो भी वीडियो आप देखें उसको कंप्लीट करें, पूरा देखें, सपोर्ट अपना जो है वो पूरा बनाए रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।